और जय भीम दोस्तों, मैं अशोक दास दिल्ली के इंडिया गेट से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज दो मेहमान हैं, दो दिग्गज मेहमान हैं। इन दोनों के बीच की खासियत यह है और एक समानता ये है कि दोनों समकालीन हैं। साहित्य के क्षेत्र में दोनों ने तकरीबन एक साथ शुरू किया। दोनों ने कविताएं लिखी हैं, दोनों ने कहानियाँ लिखी हैं, दोनों ने उपन्यास लिखे हैं, दोनों ने पत्रकारिता में काम किया है। इन दोनों को राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों का बचपन बहुत संघर्षों से निकला है। दोनों ने अपने बचपन में बाल मजदूरी तक की है। हमारे साथ हैं दो दिग्गज साहित्यकार जयप्रकाश करदम जी और शिवराज सिंह बेचैन जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। सर, आप लेखन की तमाम विधाओं में सक्रिय रहे हैं। आपने कहानियाँ लिखी हैं, अपने उपन्यास लिखे हैं। छप्पर काफ़ी लोकप्रिय रहा था, आज भी है, तमाम जगहों पर पढ़ाई जाती है। सर, लेखन की कौन सी विधा है जो पाठकों को जल्दी हिट करती है, जल्दी प्रभावित करती है? देखिए, मुझे लगता है कि पाठक को सुनते समय कविता सबसे अधिक प्रभावित करती है कि वो बहुत कम समय में, कम शब्दों में अपनी सार्थकता के साथ अपनी बात कह देती है और जो श्रोता है उसको छू जाती है। और उसके बाद मुझे लगता है दूसरी चीज़ जो कथा साहित्य है, उसमें कहानी क्योंकि कम समय में पढ़ ली जाती है तो कहानी ज़्यादा प्रभावित करती है। और उसके बाद में आत्मकथाएं और उपन्यास ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन उसमें चूँकि उपन्यास कई बार छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, ऐसी आत्मकथा तो कई बार उसकी पाठक की उस पर निर्भर करने लगता है कि वो कितनी तन्मयता से, कितनी तल्लीनता, कितना समय दे पाता है, कितना रिद्म उसका बना रहता है। तो मुझे लगता है कि कविता और कहानी ये पाठक को सबसे ज़्यादा अनुकूल लगती है। उसमें कम समय में वो बहुत चीज़ों को वो पकड़ लेता है, सुन लेता है, पढ़ लेता है और उसे ग्रहण कर लेता है। मुझे लगता है कि छप्पर के अधिक चर्चित होने के पीछे एक कारण तो ये है कि जिस समय छप्पर प्रकाशित हुआ 1994 में, उस समय तक हिंदी में दलित साहित्य में विशेष रूप से उपन्यासों का अभाव था। दूसरा ये कि जो दलित साहित्य से इतर भी जो उपन्यास थे उनमें दलित जीवन का चित्रण उस रूप में नहीं था कि जिसमें एक दलित खुद नायक के रूप में वो सामने आए और वो खुद अपने संघर्ष के साथ, अपने सपनों के साथ, अपनी जिजीविषा के साथ ना उसके साथ वो सामने आए और वो समाज को अपने प्रेरित कर सके, वो एक संदेश दे सके। तो ऐसे उपन्यासों का अभाव था। तो जब छप्पर आया तो उसको पढ़ा, मित्र लोगों ने उसकी समीक्षाएं लिखी और जो पढ़ते लोग चले गए तो अपने आप ही अब कैसे वो इतना चर्चित हुआ ये इस बारे में मैं नहीं कह सकता। नायकत्व एक था उसमें, वो वजह रही। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि उसमें वो खुद एक नायक के रूप में खड़ा है और वो जो कथा है वो कथा में उसमें वो कथा किसी जैसे आमतौर पर होता रहा है कथा साहित्य में कि कोई दलित आए हैं तो वो किसी या तो किसी ब्राह्मण की कथा को पूरा करने के लिए वो एक पूरक के रूप में आया है या किसी ठाकुर की कथा कहने के लिए आया है। तो ऐसा नहीं है, इसमें वो कथा खुद केंद्रित, दलित केंद्रित कथा है और उसमें यदि कोई ठाकुर आ रहा है, यदि कोई काना पंडित आ रहा है, यदि कोई आ रहा है तो वो उस कथा के पूरक के रूप में आ रहा है और वो अपनी अपनी जगह एक अपने यथार्थ के साथ वो आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका यही एक कारण हो सकता है कि लोगों ने उसको कि एक पहला उपन्यास उस तरह का आया, उस समय पर आया जबकि अभाव था। और दूसरा एक उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक उपन्यास नहीं लिखे गए दलित लेखकों द्वारा, अभाव रहा। कहानी लिखी गई, कविताएं लिखी गई, आत्मकथाएं खूब सारी लिखी गई, उपन्यास की तरफ उतना रुझान नहीं रहा। तो उसमें उस नाते भी वो उसका एक रहा। तो मेरे लिए तो ये एक अच्छा है कि मेरी उससे एक पहचान बनी और मतलब कि अभी तक भी लोग ये मानते हैं कि ये छप्पर का लेखक है या जैसे भाई छप्पर दलित साहित्य का पहला उपन्यास है, तो ये अच्छा लगता है। लेकिन ये निराशाजनक मुझे अभी भी लगता है कि हिंदी दलित साहित्य में उपन्यासों की कमी है, अच्छे उपन्यासों की कमी है। ये और अधिक उपन्यास लिखे जाने चाहिए। सर, आपका इस बारे में क्या विचार? जो मैंने सवाल सर से किया वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि एक जैसे साहित्यकार जब रचनाएं लिखता है तो कई बार होता है कि किसी भी घटना के रिएक्शन में, गुस्से में वो चीज़ लिखता है, तो आपने कभी ऐसा कुछ लिखा है और फिर उसकी प्रतिक्रिया क्या रही है? नहीं, ऐसा है, देखिए ये श्रोता किस रुझान के हैं, किस दिलचस्पी के हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग शेरो शायरी, कविता इसमें ही ज़्यादा रुचि लेते हैं और
कुछ पाठकों का स्तर ये होता है कि वो कथा साहित्य पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, समय देना भी पसंद करते हैं। बहुत लोगों की रुचियां ऐसी होती हैं कि आप देखिए कि हमने देखे फुटपाथी उपन्यास लोग सुबह को खरीद के किराए पर लेते हैं और शाम को जमा कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि वो 300 पेज का 400 पेज का उपन्यास पढ़ लेते थे। तो इससे एक संकेत ये मिलता है कि पाठक को कथा साहित्य में दिलचस्पी ज़्यादा है, और उसका कारण जो मैं समझता हूँ वो ये है कि दूसरे की ज़िंदगी में झांकना या दूसरे के बारे में जानने की जिज्ञासा मनुष्य में स्वभावतः होती है। तो कहानियों में भी बहुत कुछ मिलता है कि भाई कहानी कहाँ जा रही है, अब क्या घटित हो रहा है, पात्र क्या कर रहा है, कहानीकार कहाँ ले जा रहा है, या फिर आत्मकथा है, आत्मकथा में सिलसिलेवार आत्मकथाकार कहाँ पहुँचा है, अब आगे क्या होने वाला है, अब तक क्या घटित हुआ है। तो ये जो उसमें क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो पाठक को बांधे रखती है। अब सवाल ये है कि बंधने वाला कौन है? बनता वो है जो साहित्यिक रुझान का व्यक्ति होता है। हालांकि साहित्य के अलावा मौखिक जो प्रचलन है कहानी कविताओं का गाँव में, जिसे हम लोक साहित्य कहते हैं, कंठस्थ करने का है। रात रात भर लोग सुनाते, कोई किताब नहीं होती 100 पेज की, 2 पेज की, क्या एक भी कोई किताब नहीं होती, और किताबों से अधिक कह दिया जाता है। हमारे गांव में हमारे बाबा जो है जब रात को बैठते थे तो लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते थे, बल्कि उनका रुझान तो जो हमारे यहाँ देवताओं के गीत गाए जाते थे पूरे पूरे उनको याद थे। और जब जागरण या वो बैठता था देवताओं को जब आवाहन किया जाता था और बीच में कोई भूल जाता, जमाने में जो एक अंधविश्वास था, कैसा होता? अंधविश्वास था, अंधविश्वास भी था, और ये कहेंगे कि वो सीमित थे और उनके पास मनोरंजन का और ज्ञान का कोई साधन भी नहीं था। उन पर हम आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि व्यवस्था ऐसी रही है कि शायद उनको शिक्षा विक्षा होती तो वो उससे इतर भी चीज़ें सीखते। जब कुछ है ही नहीं तो फिर जो है उसी में रमे रहते हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि पाठक की रुचियों पर ये बहुत निर्भर करता है, क्योंकि वो। हाँ सर, आपकी एक रचना थी काफ़ी चर्चित, चमार की चाय, तो उसने क्या किसी की ज़बान कसैली भी की थी? उसको लोगों ने कितना पसंद किया उस चाय को? नहीं, वो अच्छा असल में वो एक कविता है, और वो मेरे एक अध्यापक मित्र भी हैं, अध्यापक भी हैं, उनको मैंने अपना पांडुलिपि पढ़ने को दी कविताओं की। असल में एक संग्रह बड़ा हो रहा था तो 2 संग्रह करने का मैंने सोचा, तो वो कुछ कविताएं उन्हें पढ़ने को दी। तो उन कविताओं में एक कविता थी चमार की चाय। तो असल में वो एक वास्तविक घटना थी कि मैंने चंदोसी में एक बार खुद ही एक चाय की दुकान शुरू की थी। हाँ, मेरे एक दोस्त ने, जिनका नाम राधे श्याम है, उनके साले को आवास विकास की दुकान मिली थी। तो आवास विकास की वो सारी दुकानें खाली पड़ी थी और मैं बेरोज़गार था, पढ़ रहा था एमए में, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो मित्रों ने कहा कि भाई ऐसा कर लो, तुम चाय की दुकान रख लो, ये इसके तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो हमारा एक मित्र जो था, तो मित्र, अब उसका नाम लेना उचित नहीं है, उसने चिढ़ कर जो है उस दुकान पर, एक दिन हम बंद करके गए, स्कूल से आए, कॉलेज से लौटे, एसएम कॉलेज से, तो बाहर लिखा हुआ था चमार की चाय। तो मुझे वो बहुत दिन से वो बात दिमाग से उतरी नहीं कि भाई साली चाय भी चमार की होगी। इसमें जो है मेरे दोस्त के दिमाग से, वो हमारा ओबीसी दोस्त था, तो फिर वो उसी शीर्षक से एक कविता उसमें चली गई। तो इसलिए उसको वो केंद्रीय कविता भी नहीं है, लेकिन मित्रों को जमी और मुझे लगा कि ठीक है, उसका शीर्षक दे दिया गया। अलग अलग तरह की कविताएं उस संग्रह में हैं, नया संग्रह है और अपना चल रहा है। जो हिंदी दलित साहित्य है, तो एक साहित्य है और एक हम कहते हैं दलित साहित्य, तो इन दोनों के बीच में क्या कोई आपसी खिंचाव भी आप लोग महसूस करते हैं? क्योंकि आप लोगों ने हर स्तर पे काम किया है, हर मंचों पे काम किया है, तो क्या ऐसा दोनों के बीच में एक खींचतान जैसा भी रिश्ता है क्या? देखिए, खींचतान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दोनों के बीच एक अंतर है। जब हम साहित्य कहते हैं तो साहित्य
से सीधा सीधा हमारे यहाँ एक अभिजात्यता के एक अभिजात्य परंपरा साहित्य की है। तो वो जो अभिजात्य की परंपरा है, उस परंपरा में जो उस साहित्य के जो मूल्य हैं, वे मूल्य वो मनुष्य को गरिमा प्रदान नहीं करते। विशेष रूप से आम आदमी को, दलित को वो गरिमा प्रदान नहीं करते वाले मूल्य, क्योंकि उसमें वो जितना भी हमारे यहाँ उस अभिजात्य का जितना भी अधिकांश जो साहित्य है और जिन रचनाओं को हम कालजयी रचना कहते हैं, बड़े रचना कहते हैं, तो वे रचनाएं 3 तरह की रचनाएं हमारे सामने हैं कि या तो वो वैदिक पौराणिक आख्यान हैं, या तो राम और कृष्ण के चरित्र हैं, उनकी गौरव गाथाएँ हैं, या तो प्रकृति और प्रेम को लेकर के लिखे गए हैं, और या युद्ध और सेक्स को लेकर के लिखे गए हैं। ये इनके अलावा तीसरी चीज़ नहीं है, ये सीमित है। और इसमें जहाँ भी है तो किसी भी रूप में आ रहा है, तो प्रकृति में है तो वहाँ भी ईश्वर आ रहा है, वहाँ पे युद्ध में है तो वहाँ भी वो योद्धा लड़ने के लिए जा रहा है तो वो भी पहले किसी अपने देव की पूजा कर रहा है या फिर किसी की पूजा कर रहा है, तो किसी ना किसी रूप में वो ईश्वर को एक बड़ा एक मूल्य के रूप में, और वो जो इतने मूल्य हैं, और जहाँ जहाँ ईश्वर जितना सशक्त होता है मनुष्य उतना ही कमज़ोर होता है, मनुष्यता उतनी ही कमज़ोर पड़ती है। तो उन अभिजात्य साहित्य के उन ईश्वरीय मूल्यों ने मानवीय मूल्यों को स्थापित नहीं होने दिया, इसलिए समाज में भी वो मनुष्यता का अभाव रहा कि जो समानता की, न्याय की, भ्रातृत्व की जो एक माहौल पैदा कर सकता। तो इसलिए दलित साहित्य में जो उस अभिजात्य से अलग दलित साहित्य है, वो इसी रूप में अलग है कि उसने व्यक्ति के रूप, मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की, समझने की और उसके साथ मनुष्यवत व्यवहार करने की एक तरह का एक आग्रह किया कि एक मनुष्य है, दलित है, तो वो चाहे अस्पृश्य है, उसे क्यों माना जाए, वो भी दूसरे मनुष्यों की तरह वो भी एक मनुष्य है, उसे भी उसी तरह उतना ही सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का उसे भी हक है। तो इन मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का काम दलित साहित्य ने किया, और इसमें स्थापित करने के लिए तो दलित साहित्य ने अपनी स्वानुभूतियों का सहारा लिया कि अपनी अनुभूतियाँ, जो अपने अनुभव हैं, तो उन अनुभवों को वो कविताओं में भी लाए, कहानी में भी लाए, आत्मकथाओं में भी आए। जबकि अभिजात्य का साहित्य कल्पना पर ज़्यादा आधारित रहा, उसमें जैसा मैंने कहा कि वो वैदिक पौराणिक है, वो आख्यान है, उनकी यथार्थता का उसका हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, लेकिन इसमें यथार्थ से अलग थोड़ा सा इसमें ये अपने स्वानुभूति की तरफ आए, ये इन दोनों में अंतर रहा। सर, आज दलित साहित्य ने एक मकाम हासिल कर लिया है, इसकी शुरुआत कब से मानते हैं आप? दलित साहित्य की देखिए शुरुआत का अभी एक तारीख निश्चित करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन ये है कि देखिए एक लंबा इतिहास है और जाति व्यवस्था के खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ। सर, मैं आपको टोकूंगा, जो एक फॉर्म में आया अभी साहित्य जैसे हम कहते हैं, लेकिन एक टुकड़ों में जैसे मैं एक पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ, जड़ों की बात कर रहा हूँ। उन जड़ों से ही तो चीज़ें पैदा होती हैं ना, कि हमारे यहाँ कबीर, रैदास, चोखा मेला, फिर इधर अछूतानंद लड़ रहे हैं आज़ादी की लड़ाई से पहले, तो उसमें जो है दलित साहित्य हिंदी में वो 100 साल पूरे कर चुका है। मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये बहुत भ्रम फैलाया गया कि 80 के बाद दलित साहित्य आया। ये ठीक है कि मराठी में इसकी तीव्रता बढ़ी, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद खासकर ये तीव्रता बढ़ी और ब्लैक लिटरेचर से इसका रिश्ता जुड़ा, वो सब बातें सही हैं, लेकिन यहाँ भी हिंदी में दलित साहित्य का काम चल रहा था, बहुत तेज़ी से चल रहा था। अब दिक्कत क्या थी, जो ये 30 साल पहले इधर क्या हुआ कि इधर जो वामपंथी साहित्य था, प्रगतिवादी साहित्य था, वो मनुष्य की बात करने तो लगा था, लेकिन उसने जातीय सवालों को नज़रअंदाज कर दिया था। वो लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि जाति व्यवस्था भी कुछ की वजह से भी लोगों को कुछ कष्ट होता है या जाति व्यवस्था के कारण भी साहित्य घटित होता है। तो जाति के कारण, और बल्कि लोगों ने क्या किया, निराला, नागार्जुन, ये सब लोग दलितों की गाथाएं लिख रहे हैं, दलितों की वो बात कर रहे हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दलित जब खुद दलित की बात कर रहा है तो वो जातिवादी है, उसको कहने लगते हैं कि ये जाति की बात कर रहे हैं। तो जाति एक बहुत बड़ी घटना, जाति बहुत बड़ा कारण साहित्य में बनी।
और उसको चिन्हित कर लिया स्वामी अच्युतानंद ने, उसको चिन्हित कर लिया हमारे बिहारी लाल हरित ने, इन तमाम लोगों ने, उन्होंने अपने समय के नायकों पर भी खूब लिखा हैं, चाहे वो बाबा साहब पर महाकाव्य लिखे गए हों, चाहे वो जगजीवन राम पर महाकाव्य लिखे गए हों, जो भी अपने नायक थे। अभी तो तलाशा नहीं गया है, वो बहुत सारा साहित्य है, बहुत से कवि हैं सैकड़ों की तादाद में जिनका अभी जिक्र ही नहीं हुआ। मुझे संयोग से मौका मिला 2006 से 2009 एडवांस स्टडी में काम करने का। मेरा विषय था हिंदी दलित साहित्य का इतिहास, शोध एवं सृजन। तो मैंने स्वामी अच्युतानंद के समय के 50 से ज़्यादा लोग ढूंढे और मुझे वो ढूंढते हुए ये लगा कि अभी तो बहुत लोग होंगे, पूरा आंदोलन रहा है, पूरा मूवमेंट है और उस सबको गायब करके उनका जिक्र तक गायब है। तो इसलिए जो अभी दलित साहित्य आया, मराठी की बात इसलिए ज़्यादा की हिंदी वालों ने कि उनको ये लग रहा था कि अगर हिंदी वालों को हम मान्यता देंगे या स्वीकारेंगे कि हिंदी में उपन्यासकार है, कहानीकार है, कवि है दलित, तो फिर उसे हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। साहित्य अकादमियों के जो सम्मान की बंदरबाट है उसमें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, पाठ्यक्रम में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। वो कहीं भी उसे नहीं आने देना चाह रहे थे। जैसा समाज में दलितों का बहिष्कार था, वो साहित्य में दलित साहित्यकारों का बहिष्कार था और उस बहिष्कार को पुख्ता करने के लिए उन्होंने ये तर्क दे रखा था कि हिंदी में दलितों द्वारा लिखा हुआ साहित्य है ही नहीं, जो कुछ है वो मराठी में है। तो चूँकि मराठी वाले को तो इधर आप ना कोर्स में लगा रहे थे, ना उसको सम्मान दे रहे थे, इसीलिए बाबा साहब ने एक जगह कहा कि हमारे देश का जो ब्राह्मण वर्ग है वो जब भी समस्या की बात होगी, वो अफ्रीका की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, कहीं की समस्या को ब्राह्मण खूब ज़ोर ज़ोर से उठाएगा, क्योंकि वहाँ जाके वो समस्या हल करने वाला नहीं है और अपने देश की जो समस्याएं हैं उन पर वो बात नहीं करने चाहेगा। तो दलित साहित्य ने अपने पैर की ज़मीन को पहचाना, अपने सामने जो समस्याएं थीं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि परंपरा बहुत लंबी है, उस पर बात बहुत विस्तार से होगी, उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन दलित साहित्य 10 साल का 20 साल का नहीं है। ये अलग बात है कि हर पीढ़ी चीज़ों में बदलाव करती है, अलग तरह से लिखेगी। स्वामी अच्युतानंद के दौर में कविताएं अलग तरह से लिखी जा रही थी। आज के अब कदम जी ने जो उपन्यास लिखा, इन्हीं समस्याओं पर 20 साल बाद या 50 साल बाद जो नई पीढ़ी लिखेगी, इन्हीं समस्याओं को अपनी तरह से लिखेगी। उसकी भाषा अलग होगी, उसके पात्रों का चुनाव अलग होगा, उसकी एक जिम्मेदारी भी रहेगी इन सब चीज़ों को। तो मैं तो बल्कि ये बाउम्मीद हूँ नई पीढ़ी के प्रति कि वो हमसे ज़्यादा काम करेगी और उसको करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पर निर्भर है। सर, एक सवाल मेरा आप दोनों से है। दलित शब्द को लेकर लगातार एक बहस चलती रहती है इसी समाज से कि हाँ, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई ये शब्द से छोटेपन का एहसास होता है, जबकि कई लोग मानते हैं कि ये हथियार है जिसको लड़ा जाता है, जो लड़ने की ताकत देता है। तो इस शब्द को दलित साहित्य के परिप्रेक्ष्य में और ऐसे जनरल परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि दलित शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ या इनका जो परिभाषा इनकी है, मैंने अभी जो अमर उजाला में राष्ट्रपति जी वाले मुद्दे पर लेख लिखा, उसमें ये बात भी मैंने उठाई कि इन्होंने जो शब्दकोश बनाया है उसके अनुसार तो दलित वो है जो मरा हुआ है, रौंदा हुआ है, दमित है, पीड़ित है, हैं? लेकिन हमारे यहाँ दलित एक वर्ग का पर्याय बन गया है, व्यवहारता बन गया है। वो उससे तमाम दलित जातियाँ उससे आइडेंटिफाई हो रही हैं, पहचानी जा रही हैं। हाँ, ये दलित शब्द अभी भी संवैधानिक शब्द नहीं है, ये बात निश्चित है। वहाँ अनुसूचित जाति ही है और अनुसूचित जाति का भी पर्याय बन गया है। असल में ये था कि हमारे वामपंथी लोगों ने दलित को इस रूप में परिभाषित कर लिया कि जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिसकी जो है सामाजिक स्थिति खराब है, वो कोशिश ये कर रहे थे कि ये अनुसूचित जाति के बजाय कोई भी ऐसा व्यक्ति पहचान लिया जाए। जैसे ये होता है ना कि सबकी गरीबी दूर करनी है, तो जो असल दलित है उसको दूर करके किसी की भी गरीबी दूर कर देनी है। तो इस तरह से दलित शब्द के सामने जो दिक्कत आई है हम जो महसूस करते हैं कि ये तो ठीक है कि उसको बोलते हुए महसूस करते हुए लगता है कि हाँ, मरा गिरा है, फिर हम मरे गिरे क्यों हो?
हम आज़ाद क्यों नहीं, हम बराबरी का शब्द क्यों नहीं लाएं, ये सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको बताऊं भी, यहाँ मैं गया था एक जगह, कौन सी, उत्तर प्रदेश में ही, वहाँ तो लोगों ने इस शब्द को लेकर ही सारी बहस की। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बात यह है कि जब तक, अब ये देखिए इंटरनेशनल शब्द बन गया, दुनिया में दलित साहित्य या दलित जो कम्युनिटी है वो इस शब्द के साथ पहचानी जा रही है। आप ये देखिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश लोग दलित शब्द का विरोध करते हैं, उन्हीं के अध्यक्ष महोदय ने, शाह जी ने जब परिचय कराया कोविंद जी का, तो सबसे पहले यही बात कही उन्होंने कि वो दलित समाज से आते हैं। तो ये एक राजनीतिक ज़रूरत बन गई उन लोगों की भी, चूँकि दलित का मतलब ही ये हो गया कि वो बहुत बड़ा समाज जो शोषित है, पीड़ित है, और ख़ासकर अनुसूचित जाति से जिसका ताल्लुक़ है। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर 10 साल 20 साल बाद अगर ये लगता है कि हाँ कोई और शब्द साहित्यकार अपने लिए उपयुक्त चुने, चूँकि ये शब्द जो है स्वामी अच्युतानंद जी ने स्वीकार नहीं किया था, मैं आपको बताऊँ, वो उसको उसी तरह से समझ रहे थे जैसे गांधी जी हरिजन शब्द दे रहे थे। हालांकि हरिजन शब्द में जिस तरह की मतलब हाँ, एक घृणा और एक उदासीनता और एक अपमान बोधकता है, वो यहाँ नहीं है। इसमें उत्तेजना है, उसमें जो है एक विद्रोह की एक शक्ति है। ये शब्द बहुत सशक्त है। और दूसरा, इसको हमारे लोगों ने अलग तरह से परिभाषित भी कर लिया है। डिग्निफाई है दलित, टैलेंटेड है दलित, उसका अलग से परिभाषाएं भी कर ली हैं, लेकिन जो चल रहा है उसमें यही माना जाता है। हाँ, तो हाँ सर, एक सवाल तो ये है कि ये शब्द पे जो बहस चली है, और इसमें मैं एक और सवाल जोड़ना चाहता हूँ कि क्या ये इसलिए भी हो रहा है कि आज जो दलित शब्द है उसने अपनी एक पहचान बना ली है और शायद उसकी एक ताकत बन गई है, तो उस ताकत को लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिर कोई शब्द गढ़ा जाएगा, फिर उसको ताकत बनने में सालों लगेंगे। तो क्या ये भी एक वजह है क्या? आप सही समझ रहे हैं। जहाँ तक मेरा अपना मत है, ये आज जो लोग दलित शब्द को लेकर का आपत्ति कर रहे हैं, 10 साल पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले, तब वो लोग कहाँ थे? तब कोई इस शब्द पर आपत्ति नहीं कर रहा था। और तब ये दलित शब्द ये तमाम अनुसूचित जातियों का और उसके साथ साथ स्त्रियों का, और इसके अलावा बहुत सारी जो हम ओबीसी कहते हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं कि जो केवल नाम मात्र के लिए ही वो मतलब वो स्पृश्य हैं, लेकिन वो उनमें स्पृश्य में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वो उसी श्रेणी में आती हैं। तो ये एक तरह का एक फोर्स बन गई थी, एक ताकत बन गई थी। इसीलिए शुरू में जिन लोगों ने दलित साहित्य को नकारा, और हमारे भी बहुत सारे कई लोग हमारे बीच में से भी, वो भी इस बात को कहते रहे भी ये दलित साहित्य जो है, ये दलित शब्द ठीक नहीं है और ये अपमान का बोधक है और ये इस तरह का बोधक है। लेकिन आज वही हमारे लोग वो दलित साहित्य के नाम पर वो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। वो दलित साहित्यकार के रूप में उनकी जब पहचान होती है तो उन्हें उस पर गर्व करते हैं, उसके नाम पर पुरस्कार भी लेते हैं, सब कुछ होता है। तो बात वही है कि मूल ये है कि यदि दलित शब्द के बजाय यदि इस साहित्य का नाम कुछ और दे दिया जाए, मान लिया अम्बेडकरवादी साहित्य कह दिया जाए, तो क्या उतना कहने से वो सारा साहित्य अम्बेडकरवादी होगा? क्या वो अम्बेडकर की जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उनकी वैचारिकता है, क्या उसका प्रतिनिधित्व करेगा? और क्या जो दलित साहित्य है, क्या वो उसके मानदंड या उसका जो वैचारिकता है, क्या वो अम्बेडकरवाद से अलग कुछ और है? मैं कहना चाहता हूँ कि दलित साहित्य पूरी तरह अम्बेडकरवाद पर आधारित है, उस पर केंद्रित है, उसी चिंतन पर। और उसमें कबीर, रैदास और हमारे फुले और हमारे जो दूसरे बुद्ध, तो बुद्ध, कबीर और फुले, ये यानी कि 3 अलग अलग धाराएं हैं, 3 अलग अलग एक तरह की विचार हैं, 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, विचारों के प्रतिनिधि हैं। तो उन सबको एक समाहित करते हुए अम्बेडकरवाद बनता है। और दलित साहित्य ने अम्बेडकरवाद को जिस शिद्दत के साथ, जिस ताकत के साथ स्थापित किया है समाज में, उसने राजनीति ने भी उससे ताकत ग्रहण की। और इसीलिए जब दलित साहित्य नहीं था तो दलित राजनीति नहीं थी। उस समय बहुजन राजनीति थी या दूसरी राजनीति, दलित राजनीति नहीं थी। तो साहित्य ने राजनीति को भी एक शब्द दिया, ताकत दी, उस ताकत ने राजनीति आगे बढ़ी।
तो मुझे लगता है कि ये कुछ लोगों का कि अब इस ताकत को कैसे खंडित किया जाए। जैसे राजनीति में हुआ कि दलितों में महादलित, अति दलित, और इसलिए उनके आरक्षण को भी अलग अलग किया गया। पहले यहाँ पे SC ST कमीशन एक होता था, अब अलग SC कमीशन अलग, ST कमीशन अलग। हरियाणा ने किया, फिर दूसरे राज्यों ने किया कि उन्हें महादलितों का आरक्षण अलग, उनका अलग। तो इस तोड़ करके इस तरह से, और अब अलग अलग इस तरह से बांटना, कैसे उसकी शक्ति को कैसे तोड़ा जाए कि जो एक दलित नाम से बन रही थी, तो उसका अलग अलग तरीके से विचारधारा के साथ में। तो अब ये एक उस तरह का प्रचार है कि दलित शब्द ये ठीक नहीं है और ये अपमान का बोधक है या ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी वो है, विचार का संकट हमेशा रहता है। असली चीज़ है उसकी प्रतिबद्धता। आखिर उस लेखक की, उस साहित्य की प्रतिबद्धता कहाँ है, क्या उसकी वैचारिकता कहाँ है? क्या केवल शब्द बदलने से वो वैचारिकता आ जाएगी, वो प्रतिबद्धता आ जाएगी? मुझे लगता है कि नहीं आएगी। ये जब तक समाज के स्तर पर हम तैयार नहीं हो रहे, जब तक हम उस विचारधारा में पक कर नहीं आ रहे हैं, जब तक हम उन पाठशालाओं में से पढ़ के नहीं आ रहे हैं, तो तब तक वो आप कुछ भी आके लिखेगा तो उसको कह दिया जाएगा कि ये वो अम्बेडकरवादी साहित्य हो गया या ये वो साहित्य हो गया। तो ऐसा चलने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि ये दलित साहित्य के साथ खड़े, मैं आज की तारीख में शब्द के साथ खड़ा हूँ, क्यों इस शब्द ने ताकत दी है और आज भी ये बहुत बड़ी पहचान है। और आज देश में, विदेशों में, यूनिवर्सिटीज़ में दलित साहित्य लगा हुआ है। यदि आज आप इसको हटा दें तो वो सारे यूनिवर्सिटीज़ में से हट जाएगा, सारी यूनिवर्सिटीज़ में से गायब हो जाएगा। इतना जो शोध हो रहा है वो सब रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। तो क्या करेंगे उसका? वो इतना महत्व का काम हुआ है, विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। जो नई पीढ़ी आ रही है वो दलित साहित्य के नाम पर है, वहीं से वो अम्बेडकरवाद की प्रेरणा लेती है, वहीं से वो संघर्ष की वो प्रेरणा ले रही है, वहाँ से आ रही है, वो संघर्ष कर रही है। इतना सारे विश्वविद्यालय में हम जा रहे हैं, वो देख रहे हैं उन सब चीज़ों को। तो इसलिए आज की तारीख में मैं इस सबके साथ खड़ा हूँ। सर, कविता, कहानी, उपन्यास, 3 मेन विधाएं होती हैं साहित्य की। कौन सी विधा जो है वो सबसे ज़्यादा और सबसे गंभीर प्रभाव डालती है पाठकों पे? नहीं, जैसा देखिए थोड़ी देर पहले बेचैन जी ने भी कहा था, मैं भी कहूँ, ये पाठक की अपनी अभिरुचि पर निर्भर करता है कि उसकी अभिरुचि कहाँ है। किसी कविता में अभिरुचि है तो वो कविता में मतलब असली चीज़ ये है कि जो पाठक या श्रोता है किस साहित्य की कौन सी रचना को कितनी गहराई से, तन्मयता से उसमें उसको सुनता है, ग्रहण करता है, पढ़ता है, जिसमें डूबता है। जिस रचना में वो डूबेगा वहीं से वो ग्रहण करेगा, और जिस रचना में नहीं डूबेगा वो वहाँ से कोई भी किसी भी विधा की हो सकती है, वो उतना प्रभाव नहीं डालेगी। सर, दलित साहित्य वार्षिकी आपकी आती है, तकरीबन 1 दशक हो गए हैं मेरे ख्याल से। ज़्यादा हो गया, 1999, तकरीबन अब 2 दशक होने वाले हैं। तो एक आपने क्या सोच के शुरू किया था और साल दर साल आप एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो इसका कितना महत्व है आज के साहित्य में? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उस साहित्य के जरिए, उस वार्षिकी के जरिए? नहीं, वो मैंने नहीं किया था, हम लोगों ने किया था। तो उसमें ये था कि उस समय तक दलित साहित्य की अपनी कोई पत्रिका नहीं थी, कोई अपना मंच नहीं था जहाँ से दलित साहित्यकार अपनी बात कह सकते, अपनी ताकत के साथ, अपने वजूद के साथ अपनी बात अपने ढंग से कह सकते। और जो दूसरी पत्रिकाएं थी उनमें केवल कुछ गिने चुने लेखकों को ही थोड़ा बहुत स्पेस मिलता था, काट छाँट भी होती थी, तो वो काफ़ी नहीं था। वहाँ तक जो जाना चाहिए तो वो आवाज़ नहीं जा पा रही थी, और ये इस कमी को महसूस कर रहे थे। तो कैसे किया जाए, बहुत सोच विचारने के बाद में, इतने साधन नहीं थे कि एक मासिक पत्रिका खड़ी की जाए। तो उस समय पे फिर जैसे तैसे करके एक वार्षिक पत्रिका खड़ी की गई, और उसमें केवल यही था कि कैसे हम दलित साहित्य के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और इसलिए उस पत्रिका के हर अंक में आप देखें उठा करके, हर अंक में 20-22 नए लेखकों को मैंने परिचित पहली बार छापा, ढूंढ करके। जो मुझे मिलते गए, उनकी रचनाएं जैसी भी उनको पढ़ता गया, जितनी मुझ में सामर्थ्य हैं उसके अनुसार संशोधित करता गया, उनका संपादन करता गया, और अपने आप उनको जो है, और फिर लेकिन हर अंक में मैं नए लेखक लाता रहा, क्योंकि मैं जानता था कि यदि केवल हमारे कुछ गिने चुने नाम ही रह जाएंगे, आइकॉन रह जाएंगे, और उन आइकॉनों को प्रसिद्धि मिल जाएगी, सबका हो जाएगा, पुरस्कार मिल जाएंगे, और जैसे ही वो आइकॉन होंगे तो साहित्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी क्या है। इसलिए हमें नई लाइन जरूरी थी, हमें बहुत लंबी लाइन होनी चाहिए। ये बड़ा काम किया है साहित्य? नहीं, मैं ये नहीं कहता बड़ा काम किया, लेकिन हाँ, मैंने एक काम किया, मैंने शुरुआत की, मैंने कोशिश की कि दलित आंदोलन में अपनी क्या भूमिका निभा सकता हूँ कि ताकि ये आंदोलन और आगे से बढ़े। और उसका एक कारण ये भी रहा कि मैं आंदोलन से निकला हूँ, मैं बचपन से आंदोलन में निकला हूँ, आंदोलन की उपज हूँ। तो मेरे दिमाग में, सोच में, जब मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, काम करता हूँ, हमेशा आंदोलन रहता है, हमेशा रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि इस रूप में मैं दलित साहित्य आंदोलन को योगदान दे सकता हूँ। मैं दूसरी पुस्तकें लिख करके मैं निजी उपलब्धियाँ हासिल कर सकता था,
उतने वक्त में एक अंक को मुझे तैयार करने में 4 से 5 महीने का समय मेरा पूरा जाता है। उस 4-5 महीने में मैं कई कहानियाँ लिख सकता हूँ, उपन्यास लिख सकता हूँ और बहुत सारी लिख सकता हूँ, और दूसरे लेखकों की तरह मेरी भी अब तक और बहुत सारी किताबें अब तक आ सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम शायद ये मैंने किया है, क्योंकि मैंने एक इतनी, और आज देखेंगे कि आज दलित साहित्य में कई बहुत सारे महत्वपूर्ण जो नाम आपको देखेंगे वो पहली बार दलित साहित्य वार्षिकी में छपे, वहाँ से बराबर छपे, वो उसकी देन है। इस पर मुझे गर्व होता है देख करके कि ये मेरा जो प्रयास था, जो मेरी सोच थी, वो सार्थक हुई। सर, जब पुरस्कारों की चर्चा होती है तो तमाम तरीके के भेदभाव भी लगते हैं। आप जो दलित साहित्य के लिए लोगों को पुरस्कार मिलते आ रहे हैं, इसमें से क्या लगता है आपको, कुछ नाम छूट गए हैं जिन्हें पुरस्कृत होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे किस तरीके की राजनीति है? नहीं, देखिए, उसका नाम छूट गए हैं क्या, मैं तो उसमें उस तरह से देखता हूँ कि ये है, देखिए, भारत सरकार के उससे कोष से पैसा जाता है साहित्य अकादमी के लिए भी। मैं आपको याद दिलाऊं कि इस बार 14 अप्रैल को पहली बार हमारी दिल्ली की साहित्य अकादमी ने देश के 12-14 भाषाओं के दलित लेखकों को बुलाया, और उसमें डॉक्टर मुंगेकर का, भालचंद्र मुंगेकर का जो है बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने वहीं बोला था ये बात उद्घाटन भाषण में, बाद में भी दोहराई उन्होंने कहा कि 100 करोड़ से ज़्यादा, चूँकि वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर है, 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया पैसा ये जो अकादमियाँ हैं उनको खुद हमारे साइंस से गया है, लेकिन हमने देखा कि उसमें 2% भी दलित को नहीं गया। तो इस जब भागीदारी मिलेगी तो ये तो तय हो जाएगा कि भाई काम किया है, वो लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक ढंग से इसका डेमोक्रेटाइजेशन हो, लोकतांत्रिकरण हो पुरस्कारों का, ये हमारी चिंता है। ये नहीं है कि भाई, ये तो जाहिर है कि जब सैकड़ों लोग लिख रहे हैं तो 1-2 सम्मानित हो जाए तो पर्याप्त नहीं है, और फिर बल्कि 10-20 साल तक तो केवल दलित लेखक ही सम्मानित होने चाहिए, क्योंकि पिछले 50 साल से तो ये बाहर ही हैं, तो इनका हिस्सा तो अभी इनको मिला ही नहीं है। एक हिस्से की ही बात है, और भी जिस तरीके से रचनाएं आई हैं दलित साहित्यकारों की, क्या उसको सम्मान मिला? नहीं, बात यह है कि रचना को सम्मान तो ऐसी रचनाओं को मिला है जिन्हें पढ़ने का मन नहीं करता, बल्कि ऐसे लोग, और आप इसमें सुनेंगे कि पहले तय हो गया कि अगले आदमी को इसको सम्मान दिया जाएगा, किताब बाद में लिखी जा रही है। बहुत सारे इसके फजीते हुए हैं, खूब अखबारों में छपा है, ये तो हम क्या कह रहे हैं, वो लोग खुद ही इसकी चीरफाड़ कर चुके हैं। तो उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान इस बात पर केंद्रित करना है कि हम दलित जो है भारत का, वो भारत की तमाम चीज़ों में हिस्सेदार है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए। और रचनाएं तो अब देखिए, उन कमेटियों में भी दलित नहीं होते, तो ये कैसे, कौन परखेगा उन्हें कि दलितों की अच्छी रचनाएं कौन सी हैं, अच्छी रचनाएं कौन सी नहीं हैं? एक्सपर्ट के रूप में वहाँ नहीं, सदस्य के रूप में वहाँ नहीं, अध्यक्ष वहाँ दलित नहीं होता, तो जितनी अकादमियाँ हैं उनके अध्यक्ष दलित बने और उनकी हिस्सेदारी दी जाए। ये बड़ा काम है और ये होगा एक दिन, और ये करना पड़ेगा। उसी तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो दलित शब्द का आपने संकट बताया था, इसको पार्लियामेंट में हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हर पार्टी में होते हैं, उनको चाहिए कि वो एक आवाज़ उठाएं और एक संशोधन के साथ इसको एक पर्याय के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, उसे दर्ज किया जाए संविधान में। संवैधानिक दर्जा उसको मिलना चाहिए। वो संविधान से बाहर क्यों है? आप देखेंगे कि हर दिन, चाहे अनुसूचित जाति शब्द हो ना हो, हर अखबार में, हर टीवी चैनल पर दलित ज़रूर आएगा। मैं तो कम से कम 30 साल की कटिंग दिखा दूंगा आपको, जितना दलित होता है मैं काट के रख देता हूँ। उस पर सोचना है। तो क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है, खींचता है ध्यान, आकर्षित करता है, क्योंकि वहाँ वो निश्चित तौर पर उसके साथ कोई ना कोई वेदना आई होती है। आप देखिए, जब मैं देखता हूँ कि अखबारों में हमारी हिस्सेदारी कितनी है या मीडिया में हमारी हिस्सेदारी कितनी है, तो हमें हिस्सेदारी मिलती है दलित शब्द के साथ। उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? बलात्कार हो गया, दलित का घर जला दिया, दलित को लूट लिया गया है, दलित का वेतन नहीं दिया गया, सारी नकारात्मक न्यूज होगी। किसी को पुरस्कार दिया गया हो, कोई हाईलाइट नहीं होगा। पूरे अखबारों के पेज भर के आते हैं इनके छोटे छोटे सम्मान के लिए, और हमारा दलित सम्मान ये नहीं है कि ये आधा पेज भी दे दे, एक इंटरव्यू भी छाप दे। तो इसलिए ये लड़ाई जो है, कोई ये मानसिकता की लड़ाई है।
मानसिक स्तर पर लड़ाई चल रही है और उसको बदलने के लिए लंबा संघर्ष। हालांकि हालात देश में ख़राब हैं और ख़राब हालातों में साहित्य अपनी भूमिका अदा करता है, तो इसलिए दलित लेखकों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। क्या लेखक ये मांग उठाएंगे मिलके कि इस शब्द को संवैधानिक दर्जा दिया जाए? ऐसा संभव है आने वाले दिनों में, क्योंकि आप दोनों वरिष्ठ साहित्यकार हैं? नहीं, मैं तो चाहूँगा कि उठाएं और हम लोग अपने स्तर पर अपने लेखों में उठाएंगे इस बात को। बहुत कई बार संज्ञान ली जाती हैं चीज़ें। मुझे मालूम है, मैं एक घटना आपको बताऊं। दिल्ली में ये हुआ कि एक अधिसूचना जारी हुई, आज से 15 साल 10-12 साल की बात होगी, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि जो लोग दिल्ली में पैदा नहीं हुए हैं या दिल्ली में 52 से पहले पैदा हुए हैं, उनको अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जारी होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। ये बात, और मैं उन दिनों शीला दीक्षित जी से मिलने गया, कोई सुनने वाला नहीं था। मेरी पत्नी भी साथ में गई थी। फिर मैंने क्या किया, मैं लिखता था हिंदुस्तान में, मेरे दिमाग में एक बात घूमी कि अगर 50 साल पहले जो पैदा हुआ है वही इसी को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट दिल्ली में मिलेगा, तो ये जो विधायक हैं और ये जो वार्ड मेंबर हैं, ये भी तो अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट से चुने जा रहे हैं। तो मैंने उसका अपने लेख का टाइटल दिया, दिल्ली की विधानसभा अवैध है। इसी टाइटल से हिंदुस्तान में वो लेख छपा और 5वें दिन सरकार का ये आदेश आया कि अब सभी ये अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट माने जाएंगे। तो हाँ, वो दर्ज है बात। तो एक बार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस तरह की एक कहानी लिखी। मैंने कहा आप कहानी लिख रहे हो, मैं देखो ये सच्चाई दिखाता हूँ। मैंने उनको रिकॉर्ड दिखाया था कि देखिए ये किस तरह की घटना हुई। तो ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं पड़ता। जब आवाज़ उठेगी तो दलित शब्द को भी संवैधानिक दर्जा मिलेगा। और महसूस सब कर रहे हैं, जान सब रहे हैं कि वो दलित कौन है और उसका स्थान क्या है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने ये बात उठाई कि जितना विश्वविद्यालयों में काम हो रहा है, चूँकि मैं ताल्लुक़ रखता हूँ विश्वविद्यालय से, थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ अपने देश की भी बाहर की भी, कि दलित शब्द की वजह से ही सारा काम हो रहा है। दलित शब्द के हटते ही न केवल साहित्य, एक तरह से एक चेतना का एक दृष्टिकोण, एक व्यापक दृष्टिकोण जो बना है, जो खाका बना है, उस सब पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये वो प्रभाव डालना चाहते हैं नकारात्मक, लेकिन वो होगा नहीं। सर, उपन्यास जाहिर सी बात है, जब आपसे बात हो आत्मकथा की, मेरा बचपन मेरे कंधों पे, तो सर साहित्य में जो आत्मकथा है उसका कितना महत्व है दलित साहित्य में आत्मकथाओं का? देखिए, एक बात तो डॉक्टर साहब ने भी स्वीकार की थी कि आत्मकथाएं पढ़ी जाती हैं, और उसका कारण ये है कि हर आदमी देखिए, किसी की कहानी, मेरी भी ये जिज्ञासा रहती है, किसी ने कहानी चाहे कितनी भी बड़ी लिखी हो और चाहे आत्मकथा का उसने संस्मरण ये किए, तो मैं तुरंत ये देखना चाहूँगा कि आखिर ये आदमी आया कहाँ से है, इसकी यात्रा खुद की क्या है, ये खड़ा कहाँ है। और उसको देखने के बाद फिर हम उसके साहित्य को भी देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसा लिखा है। तो इसलिए सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, सिर्फ हिंदी की बात नहीं, सारी दुनिया के साहित्य में आत्मकथा। आप देखिए, बराक ओबामा की आत्मकथा है, हैं, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, खूब हिंदी में भी पिता से मिले सपने, और इतना असर उसका रहा कि अमेरिका की जनता का मानस बदल दिया उसने। तो इसलिए, और बहुत सारे देखिए उपन्यासों में भी जो उपन्यास यथार्थपरक हैं, यानी एक तरह से आत्मकथात्मक ही उपन्यास हैं, वही ज़्यादा सफल होते हैं। घटनाएं, और दलित लेखक तो मैं बताऊं कहानी भी लिख रहे हैं, वो एक तरह से सच्ची कहानी है, सिर्फ आत्मकथा को। हाँ, वो मेरी कथा सही, इनकी कथा सही, चूँकि एक सामाजिक कथा हो गई है। और आत्मकथाओं में भी व्यक्ति लिखने में अपनी बात बैठा हूँ, लिखने इनकी लगता हूँ। कारण क्या है कि हम समाज का पूरा समाज हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि जिसके साथ हर एक के साथ, अब आप देखेंगे कि तमिलनाडु में लिखी गई आत्मकथा, पंजाबी में लिखी गई आत्मकथा, हिंदी में लिखी गई आत्मकथा, अगर उसका लब्बे लुभाव देखेंगे तो पाएंगे कि सामाजिक घटनाएं लगभग एक जैसी घट रही हैं। तो क्योंकि पूरे देश में अस्पृश्यता का कहर लगभग एक जैसा रहा है, बहिष्कार एक जैसा रहा है, अपमान एक जैसा रहा है, अवंचना एक जैसी रही है, तो इसलिए उसमें जो चीज़ें हैं। और महत्व की बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि व्यक्ति निजी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखता है,
दूसरे की से भी और खुद अपने अपने आप को भी बदलता है। आत्मकथा लिखते हुए या आत्मकथात्मक रचना लिखते हुए व्यक्ति अपने आप को भी बदलता जाता है, भीतर से एक द्वंद्व चलता है, वो खुद भी उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह से वो विकास भी करता है। रचनात्मकता जो है उसकी, वो मनुष्य का रचनात्मक विकास भी करती है, ऐसा मेरा मानना है। सर मेरा आखिरी सवाल है जो आप दोनों से ही है, क्योंकि मैंने शुरू में जब बात शुरू की थी तो मैंने कहा था कि कई जगहों पे आप दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे से मिलती रहती है। आप दोनों बहुत गरीबी से, बहुत नीचे से उठ के आए हैं, बहुत संघर्ष से खुद को बनाया है। आपने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, तो उतने संघर्ष के बाद निकल के आप इस मकाम तक पहुँचे हैं, एक अधिकारी हैं, साहित्य के क्षेत्र में आपका एक बड़ा नाम है अब दोनों का। तो वो कौन सी चीज़ थी जिसने ला के, वो जिद थी जिसने ला के यहाँ पे खड़ा कर दिया? और फिर जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो आज भी अपने समाज के तमाम लोग मुश्किलों में फंसे हुए हैं, वो कौन सी चीज़ से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो फिर अपने आप को तमाम कठिनाइयों से निकाल के और सफल हों जीवन में? देखिए, मेरी स्थिति दूसरे दलित लेखकों से अलग है, थोड़ी सी अलग इस रूप में रही कि गरीबी सबके साथ रही, मेरे साथ में भी रही। और अर्थाभाव का कारण ये भी रहा कि मैं 12वीं पास करके 12th करने के बाद में मैं बीएससी में एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं हुए फीस के, तो 1 साल बेकार गया, वो भी रहा। और उस समय ज़िंदगी एकदम अंधेरा कुएं से ज़्यादा नहीं लगती थी। लेकिन मेरी स्थिति उस सबसे विकट इस रूप में थी कि मेरे परिवार में 7 लोग और थे सदस्य, और पिताजी जल्दी चले गए थे। उन 7 लोगों की आजीविका की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो मैं खुद को भूल चुका था, और भूल करके मेरे सामने ये था कैसे, जो सबसे छोटा भाई था मेरा 6 महीने का था, उससे बड़ा 2.5 साल का था, उससे बड़ी बहन थी, इतने छोटे छोटे बच्चे थे कि उनको मैं कैसे पालूं। पिताजी नहीं है, खेती सारी बिक गई है, कर्ज ऊपर से है, तो उस कर्ज को चुकाऊं, ये करूं। तो मेरे सामने ये 5 रुपये रोज़ की मजदूरी में करके 5 रुपये लाता हूं, उससे आटा आता है, और यदि नहीं आता है तो अगले दिन हम क्या करेंगे, कैसे खा रहे हैं। तो हफ्तों तक हमारे घर में सब्ज़ी नहीं बनती थी, चूँकि भुनी क्या वैसी भी नहीं बनती थी, है ना। कभी जैसे कहीं से इधर से आया उधर से आया, जैसे कि पुराने कपड़े मैंने खूब पहने हैं, 10-10 रुपये की कमीज फुटपाथ में से ख़रीद करके, 25 रुपये की, 20 रुपये की पैंट वो खूब पहनी है, वो सब चीज़ चला। तो मेरा जो आप जानना चाहते हैं वो ये था कि मेरे अंदर ये था कि उस समय जब अंधेरा कुआं मुझे लगता था, उस समय एक बार की घटना है कि मैंने 5-6 दिन कहीं काम किया, और उससे मुझे 30 रुपये मिले। 30 रुपये मिल करके मैं खुशी खुशी जब साइकिल से अपने घर जा रहा था, और तो मैं गणना करता रहा 30 रुपये में कि भाई इतना आटा आ जाएगा, दाल आ जाएगा, चलो आज तो हरी सब्जी माँ से कह करके ये बनवाएंगे, ये करेंगे, है ना। तो 30 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय, 6 दिन में काम कर रहा था जी, है ना। तो लेकिन जब मैं आया तो वो गाजियाबाद में कवि नगर के सामने एक सड़क पर एक स्टॉल लगा हुआ था, और रशियन किताबें, अच्छा, है ना, वो प्रगति प्रकाशन मास्को की किताबें वो लगी हुई थी। और मैंने जब वहाँ रुक करके जो आदत थी अपनी वही पढ़ने की देखा, तो उसमें, क्योंकि उससे पहले मैं मक्सिम गोर्की का माँ उपन्यास पढ़ चुका था कहीं से, और मक्सिम गोर्की को माँ उपन्यास ने मुझे प्रभावित किया, उसके नायक पावेल ब्लासोव ने, और वो मक्सिम गोर्की मेरे दिमाग में छाया हुआ। और मैंने देखा मक्सिम गोर्की की आत्मकथा के 3 खंड रखे हैं, फिर कुछ और चीज़ें रखी हैं, तो मैंने उसमें से करीब 22 रुपये की किताबें ही खरीद ली। और मुझे लगा कि मैंने बहुत सारी संपत्ति लूट ली, मुझे फ्री में कुछ मिल रहा है, और मैंने वो ले लिया, सस्ती होती थी, है ना। और जब मैंने ले ली, मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ भी सोच रही, उम्मीद में बैठी थी कि भाई आएगा तो कुछ पैसे, तो जब मैंने दिया तो निराशा से हुई। लेकिन ये निराशा हुई कि यार इस पैसे में घर कैसे चलेगा, ये तो मैं ले आया। लेकिन वहाँ जब मैंने मक्सिम गोर्की की आत्मकथा को पढ़ा, तो मैंने देखा कि वो तो 3री-4थी क्लास से आगे पढ़ाई नहीं, उसके माँ बाप बचपन में मर गए, नानी ने पाला उसको, उसके कारण नानी नाना में झगड़ा हुआ, नानी उसे घर से लेके निकल गई, उसने भीख मांगी, उसने कहीं कुछ किया। हमने कहा यदि मक्सिम गोर्की को जीने का मकसद मिल सकता, जीने का रास्ता मिल सकता है, तो मैं तो 12वीं क्लास तक तो पढ़ चुका हूँ, तो मैं इतना निराश क्यों हूँ, रास्ता मिलेगा। फिर मैंने देखा कि मक्सिम गोर्की जहाँ काम कर रहा है, वहीं से जब भी समय मिल रहा है वहीं से पढ़ रहा है, कागज़ के टुकड़ों पर लिख रहा है। अब कागज़ नहीं है तो वो जो रद्दी के कागज़ों पर उन पर लिख रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, वो अपने समय का उपयोग कर रहा है। वहाँ से मेरे जहन में एक चीज़ आई कि नहीं, मुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं किसी से निर्धन नहीं हूँ, दरिद्र नहीं हूँ। समय के 24 घंटे जो दूसरों के पास हैं वो मेरे पास में भी हैं, और मुझे अपनी इस संपत्ति का पूरा उपयोग करना है। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने एक भी मिनट अपना जाया नहीं किया।
मैंने चाहे मैं खा रहा हूँ, मैं खाते खाते पढ़ता था। उस समय जंगल बाहर के लिए गांव में जाया करते बाहर, तो मैं तब भी अपनी एंटी में किताब लेके जाता था। यहाँ तक कि अब आपको सुन के अजीब लगेगा और बड़ा कि जब मैं सोच के लिए बैठा हूँ तब भी मैं किताब पढ़ता था। ये पढ़ता था, रास्ते में दगड़े में जा रहे हैं तो वहाँ से किताब पढ़ते हुए आ रहे हैं। और एक बार अपने इस व्यसन के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया कि एक क्रिकेट खेलता था, उस नाते डीसीएम ने नौकरी दे दी, क्रिकेट की टीम के खिलाड़ी बने, लेकिन टीम चली नहीं तो वो बोले भी हम आपको कुछ दे नहीं सकते। मेरे पास और कुछ था नहीं, ना मेरे पास टाइप आती थी, ना मेरे पास कुछ अकाउंटेंसी, तो बोले आपको हम क्लर्क भी नहीं बना सकते, तो भी फैक्ट्री मिल पे मशीन पर काम कर सकते हैं। तो भाई अंधे को क्या थी, मैं तो यही सोच रहा था बस मुझे कोई ऐसी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाए कि जहाँ पे मेरी नियमित हो जाए, बस यही मेरी अभिलाषा थी। उससे आगे बढ़ने का सपना भी नहीं था। तो जब उन्होंने कहा तो ठीक है, तो मैंने हाँ भर दी स्पिनिंग डिपार्टमेंट में मुझे। तो 6 महीने तक जो वो रखते हैं एडोक पर, तो उस 6 महीने के एडोक के टाइम पर जो भी हमारा एक रोज़ का टारगेट होता था कि भाई इतना काम करके देना है, वो किलो के हिसाब से, और जो तो मैं क्या करता था कि वो अपने मशीन छोड़ करके और टॉयलेट में जाके बैठ के किताबें पढ़ता रहता कई घंटे। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी जो प्रोडक्शन थी कम रहती थी और 6 महीने बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया कि तुम तो ये जो चीज़ है जो मैं जो बना, मेरे बनने में कई चीज़ें रही। एक तो ये कि जो वो मिली प्रेरणा कि समय मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है और मैं उसका उपयोग करूँगा। मैंने उसका क्या सर टाइम और एनर्जी, तो अपनी ऊर्जा, मैंने ऊर्जा का अपव्यय नहीं किया। मैं अपने उम्र के लड़कों के साथ इसलिए मैंने फिल्म नहीं देखी। मेरे पास लगता था कि 4-5 घंटे में कहाँ से लाऊंगा, ये मैं बर्बाद नहीं करूँगा। मैं फिल्म के बारे में पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, खूब पढ़ता हूँ। मैंने फिल्म नहीं देखी। मैं और दूसरे कहीं के साथ में जो भी कुछ हो सकते मनोरंजन करते हैं, ये करते हैं, खेलता था, पढ़ता था, खेलता था। तो दूसरी चीज़ ये थी कि इसके अलावा मैं चूँकि बचपन से ही मैं उस माहौल में रहा कि दूसरी तीसरी क्लास से ही मैं एक अम्बेडकरवादी आंदोलन के साथ उसमें जुड़ा। मैंने पहले जब वो नेताओं के भाषण होते थे तो उनके हम जूते चप्पल एक तरफ करते थे, झाड़ू लगाते थे, छिड़काव करते थे, उनको पानी पिलाते थे। फिर 5वीं 6ठी क्लास तक आते आते फिर हम मंचों से गाने गाने लगे थे नेताओं के भाषण से पहले, एक ट्रेनिंग का। उसके दौरान में फिर मुझको बाबा साहेब उसके विजय कुमार पुजारी की किताब बाबा साहेब का जीवन संघर्ष, आनंद कौशल्यान जी की किताब यदि बाबा ना होते, इस तरह वो किताबें पढ़ी। जब बाबा साहेब के जीवन को पढ़ा, उनके बारे में लोगों से सुनता था, एक वहाँ से प्रेरणा मिली कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए। तीसरा तो देख आसपास देखता लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके परिवार इस तरह के हो रहे हैं, तो मुझे लगा नहीं यार कुछ ना कुछ करना चाहिए। और उसका जो ये चीज़ें जो मिली मुझको, और मुझे फिर कई लोगों का फिर सपोर्ट भी मिलता था। लोग मेरा मनोबल बढ़ाने वाले भी रहे कि कई लोग जो मुझे देखते थे कि मेरे घर में इतना गरीब, मतलब मेरे गांव में सबसे गरीब घर मेरा था कि पूरे गांव में बिजली थी लेकिन मेरे घर में नहीं थी। और मैं बड़ी गर्मी में भी, मच्छरों से काटते हुए भी, मैं अपने घर के बाहर जो चबूत रास्ते के सहारे और वो टोकरा उल्टा करके उससे डिबरी होती है वो रख करके उसमें मैं पढ़ता था। मच्छर काटते थे, कुछ करता, लेकिन मैं करता था। एक जिद थी, मतलब एक मेरे अंदर एक भावना कि मुझे कुछ करना है और मुझे अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, मुझे अपना अस्तित्व का एहसास दुनिया को, समाज को कराना है। ये मेरी एक जिद थी। और इसी जिद के पीछे आप भागते रहें और आज शायद आप सफल हैं इसी वजह से। नहीं, बाद में आकर के मैं उस जिद के पीछे नहीं भागा, लेकिन हाँ ये रहा नहीं, मुझे अब जीना है तो अपनी एक पहचान के साथ जीना है, और साथ में ये भावना रही कि मुझे समाज के लिए कुछ करना भी है। मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, ये जो कुछ मुझे मिला वो भी समाज से मिला, बाबा साहब के बदौलत मिला, उतने इतने लंबे संघर्ष के कारण मिला है, तो आखिर वो बेकार नहीं जाना चाहिए। आखिर मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, तो उसमें एक सरकारी नौकरी करते हुए, समाज में रहते हुए, ये सब करते हुए, तो मुझे लगा कि नहीं लेखन के जरिए, क्योंकि लेखन से पहले मैं विद्यार्थी जीवन में पत्रकार था, पत्रकारिता करता था, अखबारों के लिए लिखता था, उनकी रिपोर्टिंग करता था, और कई अखबारों में मैं साप्ताहिक एक स्तंभ लिखता था, लेख लिखता था। तो ये सब चीज़ों से वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं हमें कुछ करना है, मुझे खुद को स्थापित करना है। उस जिद नहीं बस कराता चला गया। जाहिर सी बात है, वही जिद आज आपको यहाँ पे लेके आई। और आप सर, आपने भी अपने जीवन को और बचपन को कंधे पे ढोया है कि ये जो बात निकाली जाती है दलित लेखक के अंदर से कि वो कितनी गरीबी में जिया है, कितने अभाव में रहा है, और इससे जो 2 तरह का मैसेज समाज में जाता है। जो लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखना चाहते हैं उनके तो उपेक्षा भाव बढ़ जाता है, और जो लोग अपने हैं, जैसे हमारे बच्चे सोचेंगे अरे हमारे पिताजी तो बहुत ही तो हो सकता, हाँ, तो वो हीनता में मैं उसमें मुख्य बात ये बताना चाह रहा हूँ। मेरा जानने का मकसद ये था कि संघर्ष से जो मैं असली बात बताना चाह रहा हूँ। असली चीज़ है खुददारी, कि हम
गरीबी में रह लिए, लेकिन हमने भीख नहीं मांगी, चोरी नहीं की, कुछ गलत काम नहीं किया। ये सीखने की चीज़ है। क्योंकि अगर हम उन व्यसनों में पड़ते, चोरी करने की आदत बना लेते या कुछ गलत काम करने के, कहीं से पैसे, क्योंकि फिर हमारा पैसे की तरफ ध्यान होता तो निश्चित तौर पर हम कोई और रास्ता अपनाते और लेखक नहीं बने होते। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाह रहा हूँ। मैं अभी लिख रहा था कि कौन कौन व्यक्ति ने मुझे ये बात कही कि मैं तेरी मदद करता हूँ। वीरेंद्र डंगवाल मेरे गाइड थे और बड़े हिंदी के कवि थे, मित्र भी थे। उन्होंने लिखा है एक जगह कि भाई शिवराज मुझे लगातार मिलता था, भूखा रहता था, लेकिन उसने कभी मुझे बताया नहीं, मैं उसको खाना खिलाता। यही बात जो है मूलचंद गौतम जी हमारे टीचर रहे, उन्होंने भी ये बात कही। फिर मैंने देखा कि हमारे एक मौसेरे भाई हैं, MBBS हैं, और वो जो है CMO रहे, उन्होंने स्वीकार किया कि भाई हम इसकी मदद कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो उन्होंने इस तरह से, एक हमारे पड़ोसी मित्र हैं ब्रह्म सिंह जी, उन्होंने कहा कि जिन दिनों आप परेशानी में थे उन दिनों हमारे दलितों का एक संगठन था जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मदद करता था, आप हमें क्यों नहीं मिले, हम आपको दे दें। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई मैं मांगता रहता लोगों से या अपनी भूख बताता रहता, अपनी कमियां बताता रहता, तो मैं कोई शिवराज सिंह बेचैन बनता, मैं कुछ और बना होता। मैं शिवराज सिंह बेचैन इसीलिए बना कि मैंने वो सारी कठिनाइयाँ सही और उनको सहते हुए अपनी मेहनत और अपनी लगन से, भूखा रहकर, गरीबी झेलते हुए, न बताते हुए लोगों को, तब मैं यहाँ तक आया। अगर ये ऐसी ही मांगने की प्रवृत्ति पड़ जाती है, बताने, बहुत सारे लोग समस्या कम होगी और ज़्यादा बताते। तो अब जैसे मेरे ही भाई बंद, मैं प्रोफेसर हो गया, नौकरी में आ गया, तो उनको मैं सलाह दूं और वो सलाह के बजाय पैसे की अपेक्षा करें, जो ज़्यादा कीमती है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। जो मैं कहूँगा हाँ कि बच्चे हाँ नहीं, उसमें थोड़ी बहुत मदद भी हो, बच्चे को पढ़ाना चाहिए, मान लीजिए ये सलाह है, उसको सुनने के बजाय आप कहेंगे कि हमें जल्दी शादी करनी है, पैसे दे दीजिए। मैं शादी को पैसे नहीं दूंगा, मेरी अपना सिद्धांत है, पहले पढ़ाओ बच्चे को, उसको लायक बनाओ, वो बन सकता है। तो इस तरह के अंतर विरोधों से गुजरते हुए जो लेखक बनता है, जो व्यक्ति बनता है, वो कुछ प्रेरणा की चीज़ें छोड़ जाता है इस दुनिया में। करना क्या है, पैसा भी इकट्ठा कर लेंगे तो आखिर तो जाना ही है दुनिया से। तो कुछ प्रेरक चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हम छोड़ के जाते हैं संसार में लेखक लोग, कि जिससे दूसरा सीखता है। अब गोरकी है, गोरकी पर मैंने खूब पढ़ा गोरकी को, और गोरकी पर एक बात मैंने सोची कि गोरकी के नाना की फैक्ट्री में आग लग गई तो नाना की हालत ख़राब हुई। फिर मैंने ये बात सोची कि भाई इसका मतलब ये है कि गोरकी की मौसी, फूफी ज़रूर इस स्तर तक पहुंची होंगी जिनके पास फैक्ट्रियां होंगी या छोटी मोटी ये चीज़ होंगी, लेकिन मैंने कहीं लिखा भी है ये पूरा उसका विश्लेषण करते हुए। लेकिन हम तो उस जगह से आ रहे हैं कि हम अकेले ही शिकार नहीं थे, हमारी नानी उसी हालत में होगी, हमारी दादी उसी हालत में होगी, हमारी फूफी उसी हालत में होगी, हमारी मौसी उसी हालत, बल्कि दलित समाज की ये विडम्बना है। एक बार हमने सर्वे किया था हमारे एक मित्र के साथ कि हमारे IAS अफसर, दलित IAS अफसर और गैर दलित IAS अफसर, उनकी नानियाँ तक BA पास हैं, दादियाँ BA पास हैं, और हमारे एक IAS अफसर की बीवी अनपढ़ है। तो ये जो लोग कहते हैं कि भाई वो अफसर बन गया, वो तो बराबर हो गया, अब उसको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, भाई पीढ़ियों का, सैकड़ों साल का अंतर है। वो कितनी जनरेशनों से आगे लेके आए हैं। और उसके बाद फिर एक पत्रकार का मैं इंटरव्यू लेने गया, मैंने दर्ज भी किया, जब मैं PhD का काम कर रहा था, नाम लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ब्राह्मण जो है वो 4000 साल का ज्ञान लिए हुए है, और आप दलित लोग आए हो अब मुश्किल से आज़ादी के बाद 40-50 साल से, तो तुम मुकाबले की बात क्यों करते रहते हो? तुम तो ये सोचो कि उसका ज्ञान के बराबर आपका ज्ञान कभी होगा नहीं। मुझे तुरंत एक बात सूझी जो मैंने बहुत बार कही कि अगर वो 4000 साल का ज्ञान लेके आया है तो उसके बच्चे को पासिंग मार्क्स होने चाहिए 60% में पास होना चाहिए। वो दलित का बच्चा जो अभी 10 साल से 15 साल से आया है,
उसको पासिंग मार्क्स होने चाहिए 30%। दोनों के पासिंग मार्क्स बराबर क्यों हैं? 30% में दोनों क्यों पास होते हैं? उसके पास तो 4000। इसका मतलब ये है कि जो 4000 साल से ज्ञान लाया है वो मंदबुद्धि है। जो ज़्यादा समय लेता है ज्ञान में वो मंदबुद्धि है। जो कम समय लेता है ज्ञान अर्जित करने में वो तीव्र बुद्धि होता है। ये तो विज्ञान का नियम है। तो इसीलिए दलितों का बेशक कम समय में आगे आए हैं, लेकिन वो थोड़े समय में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। संघर्ष, प्रतिबद्धता, श्रम, इसका नियम है कि ये मनुष्य को ज़्यादा आगे ले जाता है। कार्ल मार्क्स क्यों कहता था कि मजदूर दुनिया में क्रांति करेगा? क्योंकि वो मशीन के संपर्क में रहता है। तो हम श्रम के संपर्क में रहने वाले लोग हैं, दलित लोग सारे। हमसे काम कराया जाता है, मालिक की तोड़ निकल आएगी, मजदूर की नहीं निकलेगी, तो वो उसको पछाड़ देगा। इसीलिए उस नियम का ध्यान रखते हुए नाउम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिन तो दलितों के ही हैं। आने वाले दिन तो दलितों के ही हैं, इसी उम्मीद के साथ हम भी आमीन कहना चाहेंगे इस बात को। और तमाम दोनों जो दिग्गज साहित्यकार हैं देश के, इन्हें हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इन्होंने इतना वक्त दिया। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और दलित दस्तक के लिए शुभकामनाएं। ये बहुत आगे बढ़े और फूले फले और ये देश भर में क्या दुनिया में इसका डंका बजे।